engineering geology. Today now I will discuss about the river training work. River training work. First, work of glacier. Before we will discuss about work of glacier, I will talk about the river training work. River training work is mainly consist of a channel for navigation. The various river training work measure are as sub following points. First is such as dragging is done to remove sand, silts and deepen the river. Second, training walls are constructed which restricted the flow of water to a given channel. It enhances the scoring effect of the water current and keep its channel clean. Low grounds are constructed which concentrate the flow of river water in the required portion of the channel. तो सबसे पहले मैं डिस्कस किया है कि रिवर ट्रेनिंग वर्क के अंदर अपन को क्या है कि कोई भी चैनल है उसके नेविगेशन के बारे में स्टडी की जाती है। यदि आपके जो वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो होने से आपका जो रिवर का पानी है वो आपका क्या है प्रॉपर यूजेबल हो, और आपका स्कोरिंग नहीं हो और आपके सिल्टिंग भी नहीं हो। अब स्कोरिंग और सिल्टिंग क्या होती है कि जैसे आपका पानी फ्लो हो रहा है तो पानी की वेलोसिटी यदि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने से आपके क्या है नीचे से इरोजन होने लग जाएगा। तो इस टाइप्स की जो टर्म है उसको अपन बोलते हैं स्कोरिंग। सेकंड है आपका सिल्टिंग। जब आपकी रिवर फ्लो होती है, आपका जो रिवर का चैनल है वो आपका कैसा है, आपका बहुत अंडुलेटेड है, तब आपके क्या होगा जो सिल्ट्स पार्टिकल हैं, सिल्ट पार्टिकल धीरे धीरे वो क्या है सेटल डाउन होने जाएंगे और आपकी रिवर है वो आपके क्या हो जाएगी, रिवर का लेवल ऊपर आ जाएगा। तो वहाँ पे आपकी सिल्टिंग भी नहीं हो और स्कोरिंग भी नहीं हो, यानी कि आपके क्रिटिकल वेलोसिटी के अलावा आपका फ्लो होना चाहिए। तो इसके लिए अपन को क्या करना है कि रिवर के अंदर कहीं पर आपको ग्राउंड्स भी कंस्ट्रक्टेड करने पड़े, साइड में आपको बाल भी कंस्ट्रक्ट करनी पड़े, जहाँ से आपके क्या है कि आपके इरोजन नहीं हो। तो ये आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क। अब रिवर ट्रेनिंग वर्क के बाद में आपके आता है वर्क ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर इज ए थिक मास ऑफ आइस विच मूव्स ओवर द ग्राउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्लेशियर क्या होती है? आइस का मास होता है जो आपके ग्रेविटी के प्रभाव से फ्लो होता है। इट्स ओरिजिनेट ऑन ए लैंड फ्रॉम द कॉम्पैक्शन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्नो। जो ग्लेशियर होता है वो किससे, आपके जो लैंड पृथ्वी पर फॉर्मेशन होता है उसका कॉम्पैक्शन और क्रिस्टलाइजेशन होता है किसका, स्नो का। Glacier form in the place where more snow accumulate each year than that melt away. आपने देखा होगा जैसे जैसे आपका ग्लेशियर धीरे धीरे आपका मेल्ट होके हर साल आपका क्या होता है, मेल्ट होता जाता है। They are found chiefly in high latitudes such as in Arctic regions. आपका जो हाई लैटिट्यूड है उस एरिया में मिलता है ग्लेशियर, जैसे आर्कटिक रीजन है, और एट हाई एलिवेशन सच एज हिमालय माउंटेन्स। we know about the Himalaya region where is the large amount of glaciers, mountains. The snow lines is the lower limit of accumulated snow. Below the snow line the snow melt in summer. चलो आपकी जो मेल्ट होती है वो कब होती है, समर रीजन में। The elevation of the snow lines varies considerable in polar region. It may be at sea level. आपने देखा हो जो पोलर रीजन्स पर जो आपके स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है और आपके सी लेवल वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। Where in area near the equator the snow line may be occur at the 6,000 meter. In the Himalaya the snow lines at the latitude varies between 4,200 to 5,700 मीटर। अब कुछ ग्लेशियर्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर आपके वैली ग्लेशियर होती है, पिडोमाउंट ग्लेशियर होती है और आइस शीट्स ग्लेशियर होती है। तो वैली ग्लेशियर सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं, वैली ग्लेशियर। The glacier which is originated near the crest of the high mountains and move along the valley just like river
आर कॉल्ड वैली ग्लेशियर। जो आपकी वैली ग्लेशियर होती है वो आपके जो माउंटेन्स का क्रीज पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, वहां से मूव करती है उसके अलावा, और जस्ट लाइक ए रिवर, रिवर की तरह होती है। जैसे वैली आपने देखा होगा वो आपकी होती है वैली रिवर। नेक्स्ट है प्यूडोमाउंट ग्लेशियर। At the end of hilly regions, a number of valley glacier may unite to form a comparatively thick sheet of the ice. जो पेडोमांट ग्लेशियर होती है वो आइस की थिक शीट के जैसी होती है। सच एज ए कंपाउंड ग्लेशियर इज कॉल्ड द पेडोमांट ग्लेशियर। नेक्स्ट, आइस शीट्स, these are massive accumulation of ice covering extensive area। जो आपका बड़ा एरिया है उसको यदि पूरे को आइस एक्यूमुलेट कर लेता है, एक्यूमुलेट हो जाती है और वो पूरा एरिया कवर हो जाता है, एक शीट बन जाती है, ऐसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, आइस शीट ग्लेशियर। टू सच ग्लेशियर दैट एग्जिस्ट टुडे आर द ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक आइस शीट। आजकल जो आइस शीट का है एरिया उसमें आपका एक तो ग्रीनलैंड है और एक अंटार्कटिक सी है। The Greenland ice sheets cover an area of about 1.7 million square kilometer and is over 1500 मीटर थिक। तो आपको जो आइस शीट है ग्रीनलैंड का वो कितना है, 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और उसकी थिकनेस कितना है, 1500 मीटर। नेक्स्ट, जो मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर कैसे होता है। फर्स्ट अपन मोस्ट ऑफ ग्लेशियर मूव्स एट द रेट ऑफ फ्यू मीटर पर डे। जो आपकी ग्लेशियर है पर डे कुछ मीटर आपका क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। ए माउंटेन ग्लेशियर में हैव द ग्रेविटी फ्लो in one part of its course and extinction flow in another, depend upon the irregularity present in the path। ये आपके क्या करती है, इनरेगुलरिटी से मूवमेंट करती रहती है। In the high gradient valley, a mountain glacier flow down the slope such like a stream of water। आपकी जो ग्लेशियर है वो हिली एरिया से आपकी क्या करेगी, कुछ ग्रेडियंट्स के अलॉन्ग वो फ्लो करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपको ऐसा महसूस होगा कि वो पानी की स्ट्रीम बह रही है। In moving glacier, two zones can be identified. First zone, zone of flow, and second zone is a zone of fracture। The first zone, zone of flow, is found in a deep layer of ice. Here the weight of the overlying ice is great and the ice behaves plastically. The upper layer of glacier have the little pressure on them and therefore the surface ice behaves as a little mass. It's often develop a crack known as zone of fracture। नेक्स्ट, ग्लेशियर इरोजन। ग्लेशियर इरोजन के कारण जो कौन कौन से आपके रॉक्स में प्रॉपर्टी डेवलप होती हैं। तो फर्स्ट है ग्लेशियर कॉजेज इरोजन इन द थ्री वेज। ग्लेशियर में जो इरोजन होता है वो तीन वे में होता है। फर्स्ट है प्लगिंग और क्वेरिंग एंड एब्रेशन बाय द फ्रॉस्ट बैजिंग एक्शन। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं प्लगिंग और क्यूरिंग। अब प्लगिंग और क्यूरिंग क्या होती है, जब अपन कोई भी जॉइंट है, जॉइंट हो जाता है रॉक्स के अंदर, वहां पर आपकी जो ग्लेशियर जमा है वो आपकी क्या हो जाएगी, एडिसिव हो जाएगी, और वो ब्लॉक्स के अंदर जॉइंट में बेड रॉक्स पर ब्लॉक डाउन हो जाएगी। जब उसको अपन बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने पर आपको क्यूरिंग करनी पड़ेगी। क्यूरिंग करने पर आपके क्या है, वहां पर वो ग्लेशियर का इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एब्रेशन। Abrasion, the moving ice grinds and polish the rock surface with the help of rock fragments which are held firmly with the body of the glacier। The abrasion produces station and grooves in the bedrock surface। तो आपका जो एब्रेशन है वो क्या करेगा, जो भी आपके स्टेशन है और उसमें जो
आइस क्यूब्स में जो ग्रोव्स हैं, ग्रोव्स डेवलप हुए हैं, जो गड्ढे डेवलप हुए हैं बेड रॉक्स से, वहां से क्या है, उसमें एब्रेशन स्टार्ट होना होगा। अब एब्रेशन स्टार्ट हो गया तो एब्रेशन स्टार्ट होने से वो क्या हो गया, वो आपके सेडिमेंट्स में टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ए पॉलिश सरफेस रिजल्ट व्हेन द ग्लेशियर परफॉर्म एब्रेशन बाय द फाइन सिल्ट साइज सेडिमेंट्स। The ground of rocks produced by grinding effect of the glacier is called rock flooring। तो जैसे जैसे आपका अब्रेशन स्टार्ट हुआ, अब्रेशन स्टार्ट होने के बाद में आपके क्या होगा, जो आपकी प्रीडोमिनेंट या पेरेंट्स रॉक्स हैं उनके साथ में एब्रेशन एब्रेशन जैसे जैसे आपके रॉक्स फ्लो डाउन करेगी, फ्लो डाउन करने के वो अपना जो ग्रेडियंट के अलोंग लो माउंटेन की तरफ वो क्या करना पड़ेगी, स्लो फिसलना स्टार्ट करेगी। तो वो आपका क्या कहलाएगा, एब्रेशन के कारण आपका रॉक्स फ्लोरिंग होगी। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट वेजिंग। देखिए फ्रॉस्ट वेजिंग क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर कम और ज़्यादा बर्फ का पिघलना और जमना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो वहाँ पर उसमें जो आइस के शीट है उसमें क्या होने लग जाएंगे, क्रैक्स डेवलप होने लग जाएंगे। और जब क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे तो वहाँ पर आपके क्या है कि रॉक्स के अंदर आपके बेज स्टेशन बन जाएंगे। इनसे आपके क्या होगा, रॉक्स भी आपका टूटने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इन दिस मैनर रॉक्स फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑल साइज आर एडेड इनटू द ग्लेशियर। इसमें आपके जो रॉक्स के सभी पार्टिकल साइज के पार्टिकल हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, ग्लेशियर में एडेड हो जाते हैं, जिससे आपकी रॉक्स ब्रेकडाउन हो गई। अब आपके फ्रीजिंग और थैपिंग के कारण आपके क्या है, आइस पिघल रही है, जम रही है, तो आपके जो स्टोन्स रॉक्स के स्टोन्स हैं वो भी ग्लेशियर में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ये था अपना ट्रेनिंग वर्क और ग्लेशियरी एक्शन। अब कुछ फीचर्स हैं इरोजन के। अब आपका इरोजन कैसे होता है, इरोजन अलग अलग शेप में हो सकता है। तो सबसे पहले अपन जो डायग्राम है हैंगिंग वैली डायग्राम, जिससे अपन देख रहे हैं कि जैसे कि बहुत बड़ा लार्ज एरिया है जिसमें आपके पूरे में क्या है, बर्फ डिपॉजिट है। अब जैसे आपके बर्फ डिपॉजिट है, नीचे आपके रॉक्स है, रॉक्स के ऊपर आपके क्या है, आइस है। अब आइस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका आइस फ्लो होने लगेगी। तो यहाँ से आपके क्या है, यू टाइप्स की आपके शेप में आपके आइस के अंदर क्या हो जाएगी, स्ट्रीम फ्लो होने लग जाएगी। तो सबसे पहले स्टेशन, glaciers carry rocks fragments firmly embedded in the ice. They scratch, grind or grooves the rock surface over which they moves। तो आपकी जो रॉक सरफेस है उसमें क्या करेंगे, स्टोन के टुकड़े हैं वो आप धीरे धीरे फ्लो होने लग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वो एक रॉक्स को इरोज कर देंगे। इरोज करने से रॉक्स में क्या है, यू शेप बन जाती है। तो दीज स्क्रैचेज एंड ग्रूव्स लेफ्ट ऑन बेड रॉक्स, आपकी जो बेड की रॉक्स है या पेरेंट्स रॉक है उस पर क्या बन जाएंगे, वो बोल्डर्स। और आपके क्या कहलाता है ये प्रोसेस, स्टेशन। द स्टेशन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द आइस मूवमेंट। स्टेशन आपके क्या है, आइस मूवमेंट्स को डायरेक्शन को शो करेगा। तो यू शेप वैली, जो देखिए आपके यहाँ से आपके आइस क्यूब पिघल के आ रही है, इस डायग्राम में पिघल के आ रही है, तो आइस के जो भी पार्टिकल्स हैं एक बेड रॉक्स पर फ्लो हो रहे हैं। तो बेड रॉक्स में ऑब्वियसली बात है कि जो आपसे एक वे मिलेगा, उस वे पर क्या होगा, वो धीरे धीरे इरोजन के कारण एक यू शेप कंस्ट्रक्ट कर लेगा। तो इसको अपन बोलते हैं यू शेप वैली। ग्लेशियरी ऑक्यूपाइड वैली एंड द फ्लो डाउन फील्ड as they erode their valley both laterally and vertically। तो आपके जो लेटरली होगा वो तो आपका मेन वैली हो जाएगा, और वर्टिकली होगा वो आपका क्या जाएगा, हैंगिंग वैली हो जाएगा। Since the magnitude of the glacier erosion depend upon the thickness of ice, many glaciers cut their valley deeper than these of their tributaries as a result at the junction, whereas tributary junction the main glacier are flow and their valley do not meet at the same level। अब देखिए आपकी जो मेन वैली है और हैंगिंग वैली है ये आपके दोनों सेम जंक्शन पर नहीं मिलेंगे, सेम लेवल पे नहीं मिलेंगे। जिस जंक्शन पर ये मिल रहे हैं जिसका लेवल ऊंचा है
तो वो आपका होगा हैंगिंग वैली, और जिसका लेवल डाउन में है वो आपका होगा मेन वैली। ओके, तो नेक्स्ट आपके कुछ शेप और बनती हैं, जैसे सिरकिश द ब्लॉब शेप hollow present at the glacier valley headed in the mountains are called cirques. These are formed mainly with the curing and frost wedging in action of ice. In cirques, a little gap is generally left between the head of the glacier valley and the mass of glacier ice. तो आपकी जो सर्किस का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे आपके देखिए यहाँ से आपका पूरा ग्लेशियर है वो पिघल गया, बट यहाँ पर आपका क्या है, जमा हुआ है। अब देखिए जब आपका ग्लेशियर पिघल पिघल के जब समुद्र की तरफ फ्लो होता रहता है और वो इस समुद्री लेवल पे जाके वो फिर से आप डिपोजिट हो जाता है, तो ऐसे ही अपनी की जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं आइस वर्क। नेक्स्ट है रोचे माउंटेन्स। These are the small mounds of raised bedrocks which have a typically asymmetrically appearance. The sides facing of the direction of ice advance in a gentle and smooth, which the leeward side is stiff and rough. And this form results from the plugging action on the leeward side and abrasion on the opposite side. अब देखिए लीवार्ड और विंडवार्ड क्या होती है। जिस डायरेक्शन में आपके विंड फ्लो हो रही है वो आपके विंड, और जो डाउनवर्ड साइड है वो आपकी क्या हो जाएगी, लीवार्ड। तो यहां से देखिए आपके जो लीवार्ड डायरेक्शन है उसमें आपका क्या होगा, अप्रेशन, और लीवार्ड डायरेक्शन है आपकी क्या होगी, स्टिफ एंड रफ, स्टिफ और रफ। और आपकी जो विंड है वो क्या होगी, आपकी स्मूथ। ये डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट, इस डायरेक्शन में आपकी जॉइंटेड बेड रॉक्स है, यहाँ से आपकी रफ सरफेस है क्योंकि ये रफ सरफेस आपकी किस तरह होती है, लिवाइड से, और ये आपकी स्मूथ भी है, और ये आपकी क्या है, रॉच माउंटेन्स। ये आपका क्या होगा, रॉच माउंटेन्स का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है जैसे आपके नीचे डायग्राम में। इस पर यदि पूरे पर बर्फ कवर हो जाती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रफ, और ये आपका ये जाएगा स्मूथ। लिपर डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा। तो ये था आपका ग्लेशियरी बर्फ। अब ट्रांसपोर्ट बाय ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसके भी कुछ पॉइंट हैं आपके। फर्स्ट है सुपर ग्लेशियर लोड, जो आपके जो ग्लेशियर के साथ में और भी पार्टिकल्स जो डेब्रिस कन्वेंस मिक्स होके आ रहे हैं और वो ट्रांसपोर्ट होकर एक दूसरे बेल्ट के द्वारा अदर वैली में जाके डिपोजिट हो रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर ग्लेशियर। द डेब्रिस दैट फॉल फ्रॉम द वैली वॉल्स ऑन सरफेस ऑफ ग्लेशियर इज ट्रांसपोर्टेड एट द कन्वेयर बेल्ट, सच a debris is called super glacier load. Next है in glacier load, sooner or later a part of debris is engulfed into crevasse. This material which is enclosed with the ice is called in glacier load. Subglacial load, the debris present at the bottom of glacier is called subglacial load. The subglacial load include the material plugging from the rocky floor and a portion of debris that reach the face from the above. तो ये आपके थे तीन ट्रांसपोर्ट बाय ग्लेशियर। ट्रांसपोर्ट बाय ग्लेशियर आपके किसके बेसिस पे होता है, एक्वायर ए हग अमाउंट ऑफ रॉक डेब्रिस बाय द प्लगिंग, एब्रेशन एंड द फ्रॉस्ट बैचिंग, जो अपन ने पढ़े थे। तो कितने क्वांटिटी में आपके जो ग्लेशियर है उसके साथ में मिक्स होके आ रहे हैं, तो वो उसके बेसिस पे आपके ग्लेशियर को ट्रांसपोर्ट किया गया है। और उसके तीन लोड्स हैं, सुपर ग्लेशियर लोड, एंग्लेशियर लोड और सब ग्लेशियर लोड। Thank you for watching this video.